बैक टू बैक हमलों से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में वापस आतंक के दौर के आने का बढ़ रहा है खतरा। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 18। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर में आज कई साल बाद ग्रेनेड हमला हुआ, और वो भी ऐसा ग्रेनेड हमला जो कभी 90 के दशक से लेकर करीबन 2005-06 तक हुआ करता था कश्मीर के बीच या फिर जम्मू के बीच। और वो एक काला दौर था जब ग्रेनेड हमले हुआ करते थे सिविलियंस पे, मार्केट्स पे, बाजारों में। आज श्रीनगर में वैसा ही हुआ। श्रीनगर की संडे मार्केट, शायद पिछले कई सालों से श्रीनगर की संडे मार्केट कश्मीर के संडे की जान मानी जाती है। लोग रविवार को निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, किताबें, बर्तन, जूते, कपड़े और ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। और श्रीनगर में जैसे सर्दी का मौसम होता है तो दोपहर में भीड़ ज़्यादा रहती है। आज उसी को टारगेट किया गया। टीआरसी और पोलो व्यू के बीच में लगने वाली ये संडे मार्केट तकरीबन आम लोगों की मार्केट है। 10 से 12 लोग घायल हुए और उसके बाद अफरा तफरी भी कुछ देर के लिए हुई। हालांकि सुरक्षा बलों ने स्थिति संभाली, इलाके की घेराबंदी की और लोगों को नॉर्मल किया। जांच चल रही है और चांसेस हैं कि साथ में लगते एक फ्लाईओवर से ग्रेनेड हमला हुआ है। मगर एक ग्रेनेड हमला होना क्या दोबारा से आम लोगों के बीच में दहशत पैदा करना है? जो शांति बहाली कश्मीर में हुई थी उसे वापस करना है? पवन जी, श्रीनगर में 90 और 2000 करीबन, मुझे लगता है 10 से पहले ही ऐसा हुआ करता था कि ग्रेनेड हमले होते थे। देखिए 1994 में इसी पोलो व्यू जो मार्केट है, संडे मार्केट, यहाँ पर ग्रेनेड हमला हुआ था। उसके बाद 2000 के दौर में 2001-02 में इस तरह के इंसिडेंट हुए थे। जम्मू में भी हुए थे, जम्मू बस स्टैंड पे भी हुए थे, सेंट्रल बेसिक स्कूल, बस स्टैंड, शालामार चौक। ये अचानक काफी समय से बंद थे। अब जो सिस्टम चल रहा है टारगेट किलिंग का, जहाँ फिर कहीं प्रवासी मजदूरों को अटैक करना, अब ये नया जो ग्रेनेड हमले वाला पहला जो इंसिडेंट काफी समय के बाद हुआ है, ये अब दर्शा रहा है कि लोगों के अंदर दहशत फैलानी है। देखिए काफी समय से सिविलियन को टारगेट नहीं किया जा रहा है, खास तौर पे लोकल को तो कभी किया ही नहीं, काफी देर से। ये लोकल पे हमला हुआ। अब ये वहां पर संडे मार्केट में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तो साइड पे होते हैं, ये तो लोकल लोकल हैं। और जहां पर जो ग्रेनेड थ्रो किया गया है फ्लाईओवर से, वहां तो मंडी, वहां पर तो मार्केट लगती, और जो वहां बेचने वाले और खरीदने वाले वही इंजर्ड हुए हैं। हाँ, तो इसमें 4 युवा हैं और बाकी एज्ड लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं, और संडे का दिन चुना गया कि जब सब लोग बाहर भीड़ ज्यादा होती है, तो ये कहीं ना कहीं दहशत फैलाने का एक तरीका है। और मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक जो इंसिडेंट आज हुआ है, ये एक संकेत है कि आने वाले दिनों में सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बलों को और ज़्यादा कड़ी सुरक्षा बरतनी पड़ेगी। ये हमले द्वारा हो सकते हैं, क्योंकि ये एक शुरुआत है, और वो भी उस समय पे जैसे कल अब असेंबली सेशन कश्मीर में लगना शुरू होना है। तो एक ऐसे समय पर हमला किया जब नई सरकार बन रही है और पहला सेशन कश्मीर में शुरू होना है, उससे एक दिन पहले ये हमला किया गया। बहुत सारे ट्वीट्स और बयान हमारे पास आए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्स पर लिखा ट्वीट जो किया वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, डीपली डिस्टर्बिंग, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला इंसिडेंट है। उन्होंने कहा, फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आई हैव हर्डिंग द स्टोरीज, द हेडलाइंस ऑफ मिलिटेंट अटैक्स इन कश्मीर। उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं इस हमले के बाद बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि निराश नज़र आए कि जब से वो उन्होंने कामकाज संभाला है जम्मू कश्मीर सरकार का, जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर बने हैं, लगातार उन्होंने कहा कि हेडलाइंस यही आ रही हैं, आतंकी हमले। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ ऐसी चीज़ से। उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत पशोपेश वाली स्थिति पवन जी। होम उनके पास है नहीं, वो ट्रांसफर्स या रिव्यू मीटिंग्स नहीं ले सकते, केवल जानकारी ले सकते हैं। और ऐसे समय में इस तरह का हमला होना और जो उनका ट्वीट आया है, वाकई में उनके लिए डिस्टर्ब करने वाला। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, जहाँ तो आप बयानबाजी कर लीजिए, जैसे फारूक साहब ने कल कहा कि इन हमलों की जांच होनी चाहिए जो हुए हैं, और उसके बाद ही ये अटैक हो गया है। जम्मू कश्मीर की स्थिति इस समय ऐसी है कि उमर अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एलजी जहां पर फुल पावर में है। अब दोनों को मिलके इसके ऊपर काबू पाना है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। सरकार जो चुनी हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस की है, विपक्ष में बीजेपी है। लेकिन इस तरह के हमले जब होंगे तो दायित्व सबका होता है, सरकार का भी होता है और एलजी का भी होता है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी साहब के पास है, तो मीटिंग्स तो वही लेंगे। ये बात अलग है कि उसमें मुख्यमंत्री को बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, वो एक
पेचीदा सा इशू है जिसके ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ, जरूरी यह है कि दोनों मिलकर काम करें जम्मू कश्मीर में लोगों की सुरक्षा के लिए। हाँ, जितना उन्होंने ट्वीट पे किया है कि इससे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे सामने लगातार ये कुछ हो रहा है, तो उनका ये था कि एलजी साहब इसके ऊपर ज़्यादा वो करें। देखिए, जब चुनाव जम्मू कश्मीर में होने थे तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा थी, मगर तब भी चुनाव हुए, चुनाव बिल्कुल पीसफुल शांतिपूर्ण रहे। हालांकि जम्मू में घटनाएं हुई मगर कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, और उस समय भी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन था, मगर जैसे ही सरकार बनती है हमले शुरू हो जाते हैं। पवन जी, कारण क्या है? सरकार बनने के बाद हमले शुरू करना पाकिस्तान की मंशा है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा सीटें जीत के आई ये मंशा है, जमात और इंजीनियर रशीद या बाकी पार्टीज हारी ये मंशा है, क्या लगता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की जब घोषणा हुई थी उससे पहले लगातार जम्मू में अटैक हुए थे। जब चुनावों की घोषणा हो गई उसके बाद सुरक्षा और ज्यादा कड़ी हो गई। उस समय सीमा पार से कोशिशें की गई कोई ना कोई बड़ा हमला हो सके, लेकिन हुआ नहीं। हाँ, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें 2-3 हुई, पुंछ में हुई और कश्मीर में 2 हुई, वो इन्होंने विफल कर दी और वहां पर मिलिटेंट भी मारे। लेकिन जब सरकार बनी, सरकार बनने के साथ ही ये सिलसिला शुरू हो गया। प्रवासी मजदूरों को टारगेट किया गया, जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे लोग पे, उन पे हमला हुआ। ऐसे लोकल 2 लोगों को और गोली मारी गई, उसके बाद ये हमला हुआ। अब कहानी यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद इतने सालों से था, वो चुनावों को जब घोषणा हुई धारा 370 हटने के बाद, इस तरह का पहला चुनाव विधानसभा का, तो पाकिस्तान में बौखलाहट थी। उस पार से यही कोशिशें हो रही थी कब कैसा किया जाए। अब इस समय जो हमले होना, दूसरी तरफ से ये बयानबाजी आती है कि वही सरकार आ गई जिनके टाइम पे हमले होते थे, और सरकार का ये कहना है कि पहले हमले नहीं हुए, हम सत्ता में आए तो ये हमले हो गए। इट मीन्स कि इसकी जांच हो। तो कहीं ना कहीं दोनों को आपस में लड़ाकर जो तीसरा बीच में उल्लू सीधा करने वाली बात है, वो पाकिस्तान की एजेंसी है, पाकिस्तान की फौज है, जो इस समय पर इस तरह के हमले करवा रही है। अब सियासत की बात करते हैं पवन जी। कश्मीर की सारी आज खबरें हैं, आज सियासी खबरें भी कश्मीर से हैं और सरकार के साथ जुड़ती हुई हैं। सरकार के लिए लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन कैसा है ये बहुत डिपेंड करता है कि किसी राज्य में या किसी देश में सरकार कैसे चलेगी। और जम्मू कश्मीर में इस समय बहुत मजबूत विपक्ष है, और उस विपक्ष ने अपना नेता चुनना था जो कल से असेंबली सेशन में उनका जो है लीडर होगा। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बीजेपी ने चुन लिया है सुनील शर्मा को। सुनील शर्मा पाडर नागसैनी से जीतकर विधायक बने हैं। पिछली बार 2014 में वो किश्तवाड़ से जीते थे और उसके बाद मंत्री भी पीडीपी बीजेपी सरकार में रहे थे। जितने वो आरएसएस के नजदीकी हैं उतने ही ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह के भी। युवा भी हैं और कश्मीर और जम्मू दोनों में पैठ है, कश्मीरी स्पीकिंग भी है और डोगरी भी बोल लेते हैं। तो एक युवा चीफ मिनिस्टर अगर कहा जाए और जुझारू चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के सामने बीजेपी ने एक जुझारू चेहरा अपना, फायर ब्रांड लीडर अपना दिया है। बिल्कुल, देखिए एलओपी का बहुत बड़ा रोल होता है और ये सेकंड टू सीएम भी आप कह सकते हैं हाउस में। बिल्कुल। अब 38 विधायक हैं तो उनका नेतृत्व करेंगे सुनील शर्मा, और 28 है। पूरी ऑपोजिशन का भी ही करेंगे। हाँ, पूरा करेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और उनकी शैली आपको पता है, जब वो बोलते हैं फायर ब्रांड है, और वो जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं और उसका इम्पैक्ट भी होता है, और हाउस का उनको अनुभव है, और उसके अंदर जब वो गरजेंगे तो स्थिति कुछ और होगी। और ये एक बड़ा स्टेप था बीजेपी की ओर से कि ऐसे चेहरे को सामने लाया जाए जो चेहरा कश्मीरी स्पीकिंग भी हो, डोगरी भी हो, पहाड़ी भी हो, कोई भी लैंग्वेज जो इस पूरी रीजन में बोली जाती है वो उसमें माहिर है, तो वो हर चीज का वहां पर जवाब देने को तैयार है। और हमारे साथ इंटरव्यू में सुनील शर्मा ने खास कहा था कि बीजेपी की मैन्युफैक्चरिंग ऑपोजिशन के लिए ही हुई है। तो इसका मतलब तैयारी पूरी है। उसके बाद साथ ही साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह, एक और बीजेपी का ऐसा चेहरा जो बहुत फायर ब्रांड और कटर हैं, चाहे खामोश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मगर अंदर से आइडियोलॉजी के बहुत पक्के हैं, आरएसएस के बहुत नजदीकी हैं। जम्मू साउथ से विधायक हैं, उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। तो डिप्टी स्पीकर का रोल तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब स्पीकर एब्सेंट हो और उस दिन कोई खास बिल आना हो। देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी से कहा था कि ये पद हम आपको ऑफर करते हैं। हालांकि डॉक्टर देवेंद्र मनियाल और नरेंद्र सिंह दोनों का नाम चर्चा में था। ऑलमोस्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह का नाम जो है वो फाइनल हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि फाइनल तो है लेकिन अनाउंसमेंट कुछ देर के बाद करेंगे। सुनील की तो हो गई। तो अब ये कहानी है कि हो सकता है कि शाम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना पैंतरा बदल ले,
क्योंकि उनको लग गया कि अगर एलओपी इसको बना दिया, नरेंद्र सिंह अगर सरदार डिप्टी स्पीकर आ जाते हैं, हालांकि होगा नहीं, ऐसा बनेंगे नरेंद्र सिंह, ये कंफर्म हो चुका है, पार्टी सूत्रों ने भी कर दिया है। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे भी हटती है तो किसको ला सकते हैं? कोई ऑप्शन है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी ही, अगर इसके ऊपर अगर चुनाव भी असेंबली के अंदर कराया जाए तो बीजेपी को ही ये मिलेगी, बीजेपी को ही मिलेगा। और बीजेपी ने, जो बीजेपी पीडीपी सरकार थी तब भी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मौका दिया था, चाहे उनके तब 15 एमएलए, अब तो इनके पास 29 एमएलए है, कंफर्म हो चुका है। उन्होंने कहा था कि आपको देते हैं और ऑलमोस्ट ये नाम फाइनल है। हमने ये खबर भी चला दी है कि नरेंद्र सिंह डिप्टी स्पीकर होंगे, क्योंकि मन्याल का नाम पीछे कर दिया है। आज का दिन वैसे भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है। बीजेपी ने आज 6 साल बाद जम्मू कश्मीर में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है। जून 2018 से रविंदर रैना बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष थे, मगर आज सुबह एक लेटर जो अरुण सिंह जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से आया, जिसमें कि साफ तौर पे ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट सत शर्मा को कंफर्म कर दिया गया एज बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट। सत शर्मा के पास पुराना एक्सपीरियंस है। सत शर्मा 2014 में बीजेपी के अध्यक्ष बने थे और 2018 तक रहे थे, यानी कि पहले भी वो 4 साल अध्यक्ष रह चुके हैं और एक बार दोबारा से उनको मौका दिया गया है। सत शर्मा जो बोलते बहुत कम है मगर बहुत ही समझ और सूझबूझ रखते हैं, संघ के भी नजदीकी माने जाते हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं के भी, और बीजेपी के अंदर भी अच्छी खासी पैठ है। हालांकि रविंदर शर्मा की तरह फायर ब्रांड नहीं है स्पीच देने में या बयान देने में, मगर मीडिया से कम बातचीत करते हुए वो ओवरऑल ऑफ द कैमरा बहुत बातें करते हैं। देखिए, दूसरी बार मौका मिला है और सुलझे हुए नेता हैं, संघ के भी करीबी हैं और सीए हैं, कैलकुलेशन पूरी आती है। बेतुके बयान कम देते हैं, बेतुके बयान कम देते हैं, तोलकर, सोच समझ कर, बहुत कम बोलते हैं और स्थिति को देखकर। और अगर आप उनको ज्यादा प्रवोक करेंगे कि इस बयान के ऊपर वो कमेंट करें, तो उनके पास एक ही सिंपल जवाब होता है, इसके ऊपर चर्चा के बाद हम बताएंगे। हाँ। ये इनका डायलॉग है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आपको एक और खास बात है सत शर्मा की, जो बहुत से लोग जानते हैं। रविंदर रैना जब प्रदेश अध्यक्ष रहे 6 साल, तो लोगों ने रविंदर रैना की बहुत सारी तस्वीरें फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्वीट करते हुए, इंस्टाग्राम पे हर जगह देखी। सत शर्मा खुद फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे एक्टिव ही नहीं है। आप बहुत लो प्रोफाइल में, बहुत लो प्रोफाइल में उनको आप व्हाट्सएप भी करोगे तो वो भी बड़े तरीके के साथ वो उनका रिप्लाई करते हैं। और कई बार तो होता है कि मैसेज को सिंगल टिक ही रहती है 4 दिन, हाँ फोन उठा लेते हैं, हाँ अगर नहीं भी उठाए वापस जवाब देते हैं। तो ऐसा ही अध्यक्ष बीजेपी को चाहिए था, जो बीजेपी को अंदर से काडर को समझे और बीजेपी के रोल में, ऑपोजिशन के रोल में फिलहाल अच्छा साबित हो। तो वो अपने बीजेपी विधायकों के साथ सत शर्मा कश्मीर में ही हैं और असेंबली सेशन के बाद जम्मू लौटेंगे, मगर इसी बीच वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये आज की कुछ खास खबरें। इसके साथ आपने डिस्कशन किया रविंदर रैना को राष्ट्रीय कार्यकारिणी पवन जी, वो कैसे देखते हैं? हालांकि उनका नाम कई और चीजों के लिए चल रहा था, शायद आने वाले दिनों में उन्हें कुछ और भी मिल सकता है, मगर फिलहाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी। देखिए, लंबा समय वो प्रधान रहे हैं, 6 साल और लंबा समय है, मतलब काफी देर के बाद कोई इतना समय। उसके पहले शायद दिया कृष्ण कोतवाल जी रहे हैं, हाँ वो 4 साल रहे थे, 4 साल मुझे लगता है ये 6 साल रहे हैं, और जुगल जी भी 4 साल रहे, फिर सत शर्मा भी 4 साल। तो ये टेन्योर थोड़ा लंबा था, 3 टेन्योर। तो इसमें अब ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बेसिकली संघ से हैं, तो इनको कहीं ना कहीं तो भेजना है। हो सकता है किसी स्टेट का प्रभार मिल जाए, हो सकता है जम्मू कश्मीर में ही कोई अच्छी जिम्मेवारी मिल जाए, क्योंकि हैं तो चर्चित नेता और यहाँ पर तो सबके वो और चर्चा में रहना खूब जानते हैं। तो ये भी अच्छी पोस्टिंग है। आप नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर बनते हो, आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठना है, वहां पर जो डिसीजन होने अदर स्टेट्स के, जम्मू कश्मीर के साथ साथ। मगर सूत्रों से ये पता चल रहा है बीजेपी के कि रविंदर रैना को आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेवारी भी मिल सकती है। आप देखिए, राज्यसभा में भेज सकते हैं, वो ऑप्शन उनके पास है। विधायक का तो चांसेस कम है कि कहाँ से भेजेंगे, लेकिन राज्यसभा का चांसेस हो सकता है कि एमपी राज्यसभा जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी तो बोलने वाला एक ऐसा चर्चित लीडर चाहिए। चलिए, ये आज की कुछ खास खबरें थी। आज भाई दूज भी है, तो भाइयों और बहनों का एक अटूट रिश्ते वाला त्यौहार आप सबने मनाया होगा। त्योहारों का सीजन खत्म हो चुका है, फेस्टिवल सीजन इज ऑफ और मैरिज सीजन चल रहा है, मगर इसके बीच में हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे स्पेशल शोज आपके लिए आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।